हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लेकर आ गई हूँ आपके लिए आज एक और नई वीडियो जिसमें हम करने वाले हैं क्लास 9th सोशल स्टडी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो चलिए बहुत ही आसानी से इस पूरे चैप्टर को कवर कर लेंगे। वीडियो को एंड तक देख लेना, आपको पूरा चैप्टर मक्खन मलाई की तरह क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन वर्ड से आप क्या समझते हैं? रेवोल्यूशन वर्ड का मतलब होता है क्रांति लेकर आना, ठीक है, एक बदलाव लेकर आना। ठीक है, जब बहुत सारे लोग जो हैं एक साथ जुट जाते हैं और एक बदलाव लेकर आते हैं। ठीक है, जैसे हमारा इंडिया जब गुलाम था तो बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज जो थे, ठीक है, जो रेवोल्यूशन करते हैं उनको क्या बोला जाता है? रेवोल्यूशनरीज। ओके, तो वो एक साथ क्या हुए, वो इकट्ठे हुए और उन्होंने आवाज उठाई, प्रोटेस्ट किया, ठीक है, इनजस्टिस के अगेंस्ट, ठीक है, अन्याय के अगेंस्ट, ठीक है, एंड फाइनली इंडिया को क्या मिली? फ्रीडम मिली। ओके, तो अब हम देखते हैं कि ये फ्रांस में जो क्रांति है ये कब आती है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कब फ्रांस में क्रांति आई। ठीक है, तो दैट ईयर वाज 1789 एंड द डेट वाज 14th जुलाई 1789। मतलब कि इस दिन से फ्रांस में क्रांति जो थी वो आ गई थी। ठीक है, अब वो कैसी आई थी क्रांति, तो उसके लिए हमें सबसे पहले फ्रांस का रजीम, सिस्टम, सोसाइटी उस वक्त की क्या थी वो समझना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रांस सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। देखिए 18th सेंचुरी से आप क्या समझते हैं? सेंचुरी इज अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, ठीक है, 100 साल होते हैं एक सेंचुरी में। तो अगर 18th सेंचुरी की बात की जा रही है तो ये 1800 पर समाप्त होगी, तो 1701 से क्या हो जाएगी? स्टार्ट हो जाएगी। ओके, और क्रांति कब आई है? 1789 में। ठीक है, तो इसीलिए लिखा है लेट 18th सेंचुरी। लेट 18th सेंचुरी मतलब जब 18th सेंचुरी खत्म होने के युग में है, मतलब कि बहुत पास है। ओके, 1789। ओके, अब उस वक्त जो फ्रांस का राजा था वो कौन था? लुइस 16 ऑफ बर्बन फैमिली। ठीक है, बर्बन फैमिली मतलब बर्बन डायनेस्टी से थे, से था ये राजा। ठीक है, डायनेस्टी से आप क्या समझते हैं? जब एक ही फैमिली से जो राजा है वो बार बार गद्दी में, उनके जो आगे की पुश्ते हैं उसी में से ही जो है आगे की जो जनरेशन है उसी में से कोई ना कोई राजा बनता रहता है। ठीक है, तो ये बर्बन फैमिली से था और ये फ्रांस की राजगद्दी पर बैठ गया। ठीक है, तब ये सिर्फ 20 साल का था। मैरिड टू ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनेट। ठीक है, किससे शादी हुई इसकी? ऑस्ट्रियन प्रिंसेस से जिनका नाम था मैरी एंटोनेट। ओके, क्लियर। किंग गॉट एम्प्टी ट्रेजरी वाइफ। ठीक है, एम्प्टी ट्रेजरी, एम्प्टी ट्रेजरी का क्या मतलब है कि जब लुइस 16 फ्रांस की गद्दी पर बैठा तो उसको तिजोरियां खाली मिली। ठीक है, एक होता है राजा गद्दी पर बैठने वाला तो उसको लगता है कि हाँ अब तो मेरे पास पूरे फ्रांस का शासन जो है वो आने वाला है, तो मेरे पास खूब पैसा होने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, उसकी तिजोरियां जो थी, फ्रांस की तिजोरियां, वो खाली थी। अब उसका क्या रीजन है? वाई? ओके, तो क्या रीजन है? लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस। ठीक है, फ्रांस लंबे समय से ही युद्ध में, लड़ाइयों में उलझा हुआ था। ठीक है, किसके साथ? नेबरिंग किंगडम्स के साथ। ठीक है, तो इतना हमने डेप्थ में नहीं जाना है क्योंकि आपकी बुक में सिर्फ यही लिखा है कि लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर्स। ठीक है, तो इतनी लंबे समय से जो युद्ध चल रहे थे उसके कारण जो फ्रांस में जो भी पैसा था वो सारा क्या हो गया था? निपट गया था। क्यों निपट गया था? क्योंकि अब वॉर जब आप किसी के साथ करोगे तो आपको अपनी पूरी आर्मी मेंटेन करनी है, आर्मी पर खर्चा करना है, वेपन्स, आर्म्स, एमिनिशन, सब चीजों पर आपको खर्चा करना होगा, राइट। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट एट द इमेंस पैलेस ऑफ वर्सेल्स। ठीक है, पैलेस मतलब बड़ा सा महल जो वर्सेल्स में था, तो वहां एक बड़ा सा एक्स्ट्रावेगेंट सा कोर्ट बनाया। ठीक है, जिसकी मेंटेनेंस में इतना पैसा लग जाता था एवरी ईयर। ओके, नेक्स्ट, लुइस 16 हेल्प द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन। ठीक है, और ऊपर से लुइस 16 जो हमारा राजा था फ्रांस का उस वक्त, उसने अमेरिका की 13 कॉलोनीज को आजाद करवाने में मदद की। ठीक है, किससे आजाद करवाने में? ब्रिटेन से आजाद करवाने में। ओके, तो अब इसका रिजल्ट क्या रहा? इसका रिजल्ट ये रहा कि जो डेट, डेट का मतलब क्या होता है? कर्जा। ठीक है, तो जो फ्रांस के ऊपर जो कर्जा था 1 बिलियन लीवर्स का, वो बढ़कर 2 बिलियन लीवर्स हो गया। अब लीवर्स यहाँ पे क्या है? करेंसी की यूनिट है, जैसे यहाँ रुपए चलते हैं तो वहां लीवर्स। ओके, तो 1 बिलियन लीवर से जो डेट था, कर्जा था, वो बढ़कर 2 बिलियन लीवर्स हो गया। ओके, ऊपर से इंटरेस्ट ऑफ 10% चार्ज बाय मनी लेंडर्स। अब फ्रांस ने इस दौरान, जो राजा होगा उस वक्त जो गद्दी पर बैठा होगा, उसने
उस वक्त जो अपने एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए वेरियस मनी लेंडर से क्या किया होगा, पैसा उधार लिया होगा, तो अब उन्होंने भी 10% का इंटरेस्ट जो है वो चार्ज करना स्टार्ट कर दिया। ओके, तो ये सब कारण थे जिसके कारण अब हुआ क्या, व्हाट्स द वे आउट, अब इस समस्या से बाहर कैसे आया जाए। तिजोरियों में पैसा नहीं है, ठीक है, इन कारणों के कारण कर्जा बढ़ गया है। ओके, ऊपर से मनी लेंडर्स जो है वो इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। तो अब समस्या से कैसे बाहर निकला जाए। अब इस समस्या का क्या समाधान हुआ कि टैक्स बढ़ा दिया जाए। ठीक है, कॉमन जनता ही फंसती है हमेशा। ठीक है, टैक्स को इंक्रीज कर दिया जाए। तो अब देखते हैं, द स्टेट वॉज फोर्स टू इंक्रीज द टैक्सेस। ओके, क्लियर। और उस वक्त फ्यूडल सिस्टम जो था वो एग्जिस्ट किया करता था। ठीक है, ओल्ड रिजाइम की बात हो रही है। देखिए, सबसे पहले वर्ड ओल्ड रिजाइम को समझ लेते हैं, क्योंकि हमारा नेक्स्ट टॉपिक ही होने वाला है फ्रांस सोसाइटी ड्यूरिंग ओल्ड रिजाइम। ठीक है, ओल्ड रिजाइम मतलब 1789 जो रेवोल्यूशन वाला हमारा ईयर था। ठीक है, उस ईयर से पहले के सेटअप, जो फ्रांस में जिस तरीके का सेटअप था, उसको ओल्ड रिजाइम के नाम से जाना जाता है। रिजाइम का मतलब भी होता है टाइम पीरियड। ओके, तो उस वक्त फ्यूडल सिस्टम एग्जिस्ट किया करता था। फ्यूडल सिस्टम मतलब फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे। फ्यूडल लॉर्ड्स मतलब जो बड़े बड़े नोबिलिटी से जो बिलोंग करते हैं ना, राजा महाराजाओं के वंशज हो गए, या राजा महाराजाओं के खानदान से जो बिलोंग करते हैं। ठीक है, उनके पास बड़ी बड़ी जमीनें होती हैं, राइट, तो उनको फ्यूडल लॉर्ड्स बोलते हैं। तो वो सर्फडम चलता था। सर्फडम मतलब जो पीजेंट्स हैं, ठीक है, जिनको वो काम करने के लिए जमीन दे देते थे, ठीक है, बदले में वो उनसे स्लेवरी करवाते थे एक तरीके से। ठीक है, उनको बंधुआ मजदूरी करवाते थे। ओके, क्लियर। तो इसी को बोलते हैं फ्यूडल सिस्टम। तो उस वक्त ये सिस्टम जो था वो एग्जिस्ट किया करता था। ओके, तो अब थोड़ा उस ओल्ड रिजीम के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि अब टैक्सेस को बढ़ाने की बात हो रही है। अब टैक्सेस तो किसने पे करने हैं, जनता ने पे करने हैं। अब जनता में भी किसने पे करने हैं। ठीक है, तो अब फ्रांस की सोसाइटी के बारे में समझेंगे कि उस वक्त किस तरीके की सोसाइटी हुआ करती थी। तो उस वक्त जो फ्रांस की सोसाइटी थी वो 3 भागों में बांट दी गई थी। वो 3 भाग कौन से थे, फर्स्ट एस्टेट, सेकेंड एस्टेट एंड थर्ड एस्टेट। ओके, बहुत झोलमाल चल रहा था। क्यों झोलमाल चल रहा था, बड़ा भेदभाव जैसे हो रहा था। कैसे, समझो इसको। देखो, फर्स्ट स्टेट में आते हैं सारे क्लर्जी के लोग। ठीक है, क्लर्जी मतलब होता है चर्च से रिलेटेड। ठीक है, फादर हो गया, प्रीस्ट हो गए। ठीक है, चर्च से रिलेटेड सारे जो रैंक में आते हैं वो फर्स्ट स्टेट में की कैटेगरी में फॉल करते हैं। सेकेंड स्टेट में आगे सारे आपके नोबिलिटी। नोबिलिटी मतलब राजा के खानदान से बिलोंग करने वाले, राजा और राजा के खानदान के। ठीक है, नेक्स्ट हो गए थर्ड एस्टेट। थर्ड एस्टेट अब 3 भागों में बटी हुई है। ठीक है, यहाँ मैं आपके लिए टेबल लगा दूंगी जो आपकी बुक में बना हुआ है, उससे समझना और ज्यादा इजी हो जाएगा। थर्ड एस्टेट में क्या है, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, मर्चेंट्स हैं, ओके, लॉयर्स हैं, कोर्ट ऑफिशियल्स हैं। ठीक है, जिनकी संख्या कम है। ओके, और पेजेंट्स हैं, आर्टिसंस हैं। ठीक है, ये थोड़े से ज्यादा है। ठीक है, बिजनेसमैन, बड़े बड़े बिजनेसमैन से। ठीक है, और स्मॉल पेजेंट्स एंड लैंडलेस लेबरर्स और सर्वेंट्स, इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो कहने का मतलब थर्ड स्टेट भी 3 भागों में बटी हुई है, जिसमें रिच लोग भी हैं, लेकिन वो रिच लोगों की संख्या गरीब लोगों से बहुत ज्यादा क्या है, कम है। कहने का मतलब थर्ड स्टेट में सबसे ज्यादा गरीब लोग हैं। ठीक है, लैंडलेस लेबरर्स हो गए, ठीक है, पेजेंट्स हो गए, पेजेंट्स मतलब फार्मर्स हो गए। ओके, और अब ऊपर से ये बात है कि जो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट के लोग हैं, इनको बाय बर्थ ही कुछ प्रिविलेजेस मिलती हैं। प्रिविलेजेस मतलब कुछ ये आनंद टाइप लाइफ में उठाते हैं। ठीक है, क्या है, एग्जेम्पशन फ्रॉम पेइंग टैक्स। सबसे पहले तो उनको कोई टैक्स पे करना ही नहीं है। ठीक है, सरकार को। नेक्स्ट, नॉबल्स इंजॉयड फ्यूडल प्रिविलेजेस। और जो नॉबल्स हैं, इनके पास फ्यूडल प्रिविलेजेस होती थी। फ्यूडल प्रिविलेजेस का मतलब यही हो गया कि जिन लेबरर्स को, ठीक है, लैंडलेस लेबर्स को ये जमीन दे देते थे काम करने के लिए, तो बदले में ये उनसे बहुत काम करवाते थे। कहने का मतलब उनका एक्सप्लॉयटेशन करते थे। ओके, क्लियर। और ऐसा करना ही अपना हक समझते थे। ओके, इनको नहीं लगता था कि कोई बुरी चीज कर रहे हैं। ऑलराइट, अब वेयर एज ये जो थर्ड स्टेट के लोग हैं, ठीक है, इनको ही सिर्फ टैक्सेस पे करने हैं। ऑलराइट, इसमें से 90% जो लोग हैं वो लैंडलेस पेजेंट्स हैं। पेजेंट्स मतलब फार्मर्स। ओके, क्लियर। मैं बता चुकी हूँ आपको थर्ड स्टेट का भी सेटअप। ज्यादातर लोग गरीब तबके के लोग हैं। ओके, क्लियर। और इन्हीं को टैक्सेस पे करने हैं। तो देखिए कैसा ये प्रजा है, कैसा ये शासन है, जहां पर एक राजा जो है वो अमीरों को तो देना ही नहीं है टैक्स, और गरीब लोगों से ही टैक्स वसूला जा रहा है। ओके, तो अब होता क्या है, 60% ऑफ द लैंड ओन्ड बाय फर्स्ट, सेकंड एंड द अदर रिच मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट। और जो 60
60% जो लैंड है वो किनके पास है, फर्स्ट सेकंड और कुछ जो अमीर लोग हैं जो थर्ड स्टेट में की कैटेगरी में फॉल करते हैं उनके पास 60% फ्रांस की लैंड है। ओके क्लियर। तो देख लिया आपने सेटअप में कितना झोलमाल है। ओके अब कौन कौन से टैक्सेस पे करने होते हैं, ठीक है, क्योंकि राजा टैक्सेस को बढ़ाने की बात कर रहा है ना, तो कौन कौन से टैक्सेस पे करने होते हैं। एक है टिप्स एंड टेली, ठीक है। टिप्स जो टैक्स है डिवाइड बाय चर्च, ये चर्च मतलब नोबिलिटी, ये नोबिलिटी नहीं क्लर्जी के लोग जो हैं फर्स्ट स्टेट के लोग लगाते हैं किसके ऊपर, पेजेंट्स के ऊपर, फार्मर्स के ऊपर, जिसके तहत फार्मर्स को उनको अपने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का 1/10 पार्ट जो है उनको देना पड़ेगा। ओके क्लियर। दोबारा से बता देती हूँ, टिप्स जो है ये ऐसा टैक्स है जो चर्च के लोग लगाएंगे पीजेंट्स के ऊपर, जिसके चलते पीजेंट्स को अपना जो भी वो खेती बाड़ी में प्रोड्यूस करते हैं उसका 1/10 पार्ट उनको चर्च के लोगों को देना पड़ेगा। कहने का मतलब फर्स्ट स्टेट को देना पड़ेगा। ओके नेक्स्ट टैक्स है टैली। टैली जो ये टैक्स है पेड डायरेक्टली टू द स्टेट, ठीक है, ये डायरेक्टली स्टेट को ही देना है। कहने का मतलब राजा के पास जाएगा सीधा टैक्स ये, ठीक है। और ये कौन लोग देंगे, ऑब्वियसली दोनों टैक्स सिर्फ थर्ड स्टेट के लोग ही दे रहे हैं, ठीक है, थर्ड स्टेट के लोग देंगे। प्लस इसके अलावा भी बहुत से इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, राइट, जो कहाँ पर लगाए गए हैं, ऑन आर्टिकल्स ऑफ एवरीडे कंजम्पशन, मतलब कि जो रोज की जिंदगी की जरूरत की चीजें होती है जो इंसान खरीदता है, जैसे नमक हो गया, टोबैको हो गया, और भी कोई आर्टिकल्स हो गए, ब्रेड, ठीक है, जो हम खाते हैं कि जो हमारे नॉर्मल जो डेली कंजम्पशन की आइटम्स हैं उन पर जो है वो टैक्स इनडायरेक्ट, ठीक है, जो पता भी नहीं चलता हम लोगों को। उसके अलावा बहुत से नंबर ऑफ ऐसे टैक्सेस भी हैं। ओके तो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, आ जाता है द स्ट्रगल टू सर्वाइव। स्ट्रगल टू सर्वाइव का मतलब जब जीने के ही लाले पड़ जाए, किस तरीके से अपना गुजारा करें। अब ऐसा क्या हो गया, 1715 से 1718 के चलते जो फ्रांस की पॉपुलेशन थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई, जिसके कारण डिमांड फॉर फूड भी क्या हो जाएगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड फॉर फूड भी बढ़ जाएगी। बैड वेदर के कारण अब फ्रांस में हालात भी जो थे, मौसम के हालात भी कुछ गड़बड़ा गए, जिसके चलते जो हमारी फसल थी वो बहुत ज्यादा खराब हो गई, हार्वेस्ट जो था वो नीचे गिर गया, ठीक है। अब इनसफिशिएंट प्रोडक्शन होगी, यानी मतलब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, डिमांड बहुत ज्यादा, लेकिन सप्लाई कम, ठीक है, क्योंकि फसल जो है वो खराब हो गई है, इतनी उपज हुई नहीं। ओके जिसके कारण जो ब्रेड का दाम था वो बढ़ गया, ब्रेड मतलब जो रोटी, ओके, जिससे लोग पेट भरते हैं, उसका दाम बढ़ गया। दिस कंडीशन क्रिएटेड सबसिस्टेंस क्राइसिस, ठीक है, इस कंडीशंस को ही हम क्या बोलते हैं, सबसिस्टेंस क्राइसिस, जहां पर लोग जो हैं मतलब कि अपने पास जो एक लास्ट ब्रेड भी पड़ी हुई है ना, उसके लिए भी जो लोग जिनके पास पैसा है, थर्ड स्टेट में कहीं पैसे वाले लोग भी तो हैं, ठीक है, मतलब कि लोग उसके लिए भी लड़ रहे हैं कि ये ब्रेड मेरे पास आनी चाहिए, ठीक है, मतलब कि लोगों को अपने आप को जिंदा रखना ही क्या हो पा रहा है, मुश्किल हो पा रहा है, क्योंकि ब्रेड ही नहीं है। ओके क्लियर। अब देखते हैं अब ग्रोइंग मिडिल क्लास, ठीक है, अब मिडिल क्लास में कौन चीज ग्रो कर रही है, मिडिल क्लास कौन सी, ग्रोइंग मिडिल क्लास। अब पीपल विद इन द थर्ड स्टेट, जब भी ग्रोइंग मिडिल क्लास की बात आए तो ये वही सब लोग हैं जो थर्ड स्टेट में हैं, who had become prosperous and had access to education and new ideas, ठीक है, कहने का मतलब ये जो थर्ड स्टेट के लोग हैं, ठीक है, इन्हीं में से कुछ लोग जो जिनको एजुकेशन को मतलब कि जो एजुकेशन को प्राप्त कर पाए, ठीक है, न्यू आइडियाज को ग्रास्प कर पाए, ओके, और जो प्रॉस्परस हो गए टाइम बाय टाइम, प्रॉस्परस मतलब जिन्होंने खूब तरक्की की। अब इन लोगों ने तरक्की कैसे की, मतलब कि इस पूरे सेक्शन में से ही एक छोटा सा पार्ट उभर के सामने आया जिसने तरक्की की। कैसे, दे हैड बिकम रिच बाय एक्सपेंडिंग ऑफ ओवरसीज ट्रेड, ठीक है, ये अमीर हो गए जो इन्होंने व्यापार वगैरह किया, ओवरसीज ट्रेड किया, एंड मैन्युफैक्चरिंग गुड्स लाइक वुलन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स, ठीक है, इनका मैन्युफैक्चरिंग वगैरह किया, जिसके चलते इसमें से कुछ ग्रुप जो था, ठीक है, थर्ड स्टेट में से कुछ लोग जो थे वो उभर कर सामने आए, कहने का मतलब एक न्यू सोशल ग्रुप निकल के सामने आया जिसको बोला गया अ ग्रोइंग मिडिल क्लास। ओके अब इसके अंदर पढ़े लिखे लोग भी थे, राइट, लॉयर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स। अब इनका क्या मानना था, क्योंकि अब इन्होंने एजुकेशन प्राप्त कर ली, अब इनकी थिंकिंग में एक चेंज आने लगा, एक बदलाव आने लगा। अब इनको लगने लगा कि हाँ, कि जो हम लोगों के साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है, कि अगर टैक्स पे करना है तो सिर्फ थर्ड स्टेट के लोग ही क्यों टैक्स पे करेंगे,
फर्स्ट और सेकेंड स्टेट को प्रिविलेजेस क्यों, एग्जेम्पशन क्यों टैक्स से। ओके क्लियर। तो अब इनका क्या मानना था, बिलीव दैट सोसाइटी शुड नॉट बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ, कि भाई किसी को बर्थ से, जन्म से ही प्रिविलेजेस नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है। व्हाट फिलोसफर्स थिंक, अब फिलोसफर्स होते हैं ना जो टाइम टू टाइम आते हैं, लोगों के आइडियाज को शेप करते हैं, राइट। तो अब यहाँ पर कुछ फिलोसफर्स निकलकर सामने आए, अब उनके आइडियाज के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, और उनका क्या कहना था कि जो ग्रोइंग मिडिल क्लास है ना, ये ही फ्रांस की सोसाइटी में एक बदलाव लेकर आ सकती है, क्योंकि ये अब पढ़ लिख गई है, ये अपने लिए आवाज उठाएगी, और ये ही फ्रांस की जो रिजाइम चल रहा है उसमें एक बदलाव लेकर आएगी बाय वे ऑफ प्रोटेस्टिंग। ओके, तो बदलाव आएगा भी, देखते हैं किस तरीके से आएगा। स्प्रेड आइडियाज ऑफ फ्रीडम, इक्वल लॉज एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, और इन फिलोसफर्स ने अपना बाखूबी पूरा काम किया, इन्होंने आइडियाज को स्प्रेड करना स्टार्ट कर दिया। कौन से आइडियाज को, फ्रीडम के आइडियाज को, राइट। इक्वल लॉज होने चाहिए, मतलब कि जो कोई कानून है तो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, जो उस देश में नागरिक रह रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज सबके लिए बराबर होनी चाहिए, राइट। अब कुछ फिलोसफर्स के आइडियाज जो हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले फिलोसफर आए जॉन लॉक। जॉन लॉक ने अपनी किताब लिखी टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, जिसके अंदर उन्होंने क्रिटिसाइज किया डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क। मोनार्क मतलब फ्रांस में भी मोनार्कियल सिस्टम ही तो चल रहा था, वेयर इन जहाँ एक किंग जो होता है उसी के पास जो एक वंशज चला आ रहा होता है, और पीढ़ी दर पीढ़ी उसी फैमिली का जो वंश है आगे गद्दी पर बैठता है, उसी को बोलते हैं मोनार्की सिस्टम, राइट। तो जॉन लॉक ने इस आइडिया को क्रिटिसाइज किया, ठीक है, कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और उसने क्रिटिसाइज द डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन, ठीक है, और जो राजा को एक भगवान का दर्जा दे दिया जाता था ना, कि हाँ ये ही हमारे लिए सब कुछ है, ये ही हमारा करता धरता है, ये ही हमारे लिए जो करेगा वो करेगा, ठीक है, तो वो भगवान वाला दर्जा हम राजा को नहीं दे सकते। ऑलराइट। उसके बाद नेक्स्ट आए रूसियो। रूसियो ने बुक लिखी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसके अंदर उन्होंने एक ऐसी गवर्नमेंट को बनाने की बात करी जो बेस्ड है ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव, मतलब कि एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए एक राष्ट्र में जिसके तहत लोगों को आजादी हो अपने नेता को चुनने की, मतलब कि लोग डिसाइड करें कि उनके वहां कौन नेता उभर के सामने आगे आएगा और कौन उनके ऊपर रूल करेगा। मोंटेस्क्यू ने एक किताब लिखी द स्पिरिट ऑफ लॉज, इसके अंदर उन्होंने क्या कंसेप्ट प्रपोज किया कि सेपरेशन ऑफ पावर्स होनी चाहिए बिटवीन द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। जैसे कि आप देख रहे हो हमारी कंट्री में एग्जिस्ट करता ना ये सिस्टम, ठीक है, पावर्स का सेपरेशन है। ओके, तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर जो कानून बनाता है, एग्जीक्यूटिव मतलब जो उसको एग्जीक्यूट करवाने में मदद करता है, एंड जुडिशरी जो चेक करता है, ठीक है, कि सब चीजों का पालन ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा। ओके, तो इन्होंने ऐसा लिखा। अब ये ही जो कंसेप्ट है ये एक्सेप्ट किया गया यूएसए के द्वारा, जब 13 अमेरिकन कॉलोनीज को जब इंडिपेंडेंस मिली तो उन्होंने ये ही कंसेप्ट जो है अपने वहां अप्लाई किया। ओके, अब आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन। ओके, अभी तक आपको सब समझ में आ गया। अब देखते हैं रेवोल्यूशन, क्रांति का आउटब्रेक कैसे हुआ। आउटब्रेक मतलब स्टार्ट कैसे हुई वो क्रांति। अब हुआ क्या, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं यहाँ पे कि राजा को टैक्सेस को बढ़ाना था। क्यों बढ़ाना था वो भी रीजन हमने जान लिए। अब टैक्सेस बढ़ाने के लिए राजा के हाथ में पावर नहीं थी कि वो डायरेक्टली अनाउंस कर दे कि हाँ अब से ये टैक्सेस हो गए। उसके लिए उसको एस्टेट जनरल की मीटिंग को बुलाना पड़ता था। एस्टेट जनरल क्या है, पॉलिटिकल बॉडी है। ओके, अभी कौन कौन है उसके अंदर वो हम अभी कवर करेंगे। तो उनकी मीटिंग को बुलाना होता था। ओके, वेयर एज राजा के पास इतनी पावर तो है, वो ये डिसाइड कर सकता है कि हाँ कब इस मीटिंग को बुलाना है। ओके, तो इन द ओल्ड रिजाइम द किंग हैड टू कॉल द मीटिंग ऑफ ए स्टेट जनरल टू टेक कंसेंट, ठीक है, परमिशन लेने के लिए, एंड ब्रिंग चेंजेस इन द टैक्सेस पेड, ठीक है, अगर टैक्सेस में कुछ भी बढ़ाव करना, ऑब्वियसली घटाना तो होगा नहीं, बढ़ाना ही होगा, ठीक है, तो उसके लिए स्टेट जनरल की मीटिंग को बुलाना पड़ेगा। अब स्टेट जनरल की मीटिंग में तीनों स्टेट के लोग आएंगे, ठीक है, ये जो फ्रांस की सोसाइटी थी ये ही तीनों स्टेट के लोग आएंगे। कितने कितने आएंगे, कितने कितने रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स आएंगे। फर्स्ट स्टेट से आएंगे 300 मेंबर, सेकंड स्टेट से 300 मेंबर, एंड थर्ड स्टेट से 600 मेंबर। ओके, अब होता क्या है, जब ये आते हैं तो इनको आते ही डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ती है, मतलब इनके साथ भेदभाव होता है। कैसे भेदभाव होता है,
फर्स्ट स्टेट के लोग बैठ गए यहाँ पर 300, ठीक है, कुर्सियों पर। सेकंड स्टेट जस्ट इनको ऑपोजिट फेस कर रहा है, वो यहाँ बैठ गए 300 कुर्सियों पर। और थर्ड स्टेट के लोगों के लिए कोई कुर्सियां नहीं है, उनको खड़े रहना पड़ेगा इन लोगों के पीछे। ओके, क्लियर। लेकिन अब तो ये पढ़े लिखे लोग थे, ठीक है, ये अब वैसे वाले थर्ड स्टेट के लोग नहीं थे जैसे राजा ने अभी तक सोच रखे थे कि जैसा जो हम कहें वैसा ही ये मान ले। ओके, तभी चुप करके बैठने वाले नहीं थे। ओके, अब इस मीटिंग में पीजेंट्स, आर्टिसंस और वुमेन को एंट्रीज नहीं दी गई, ठीक है, ये लोग तो सब इनको डिनाई था एंट्री वहां पर। वेयर एज बहुत सी चिट्ठियां जो थे, थर्ड स्टेट के लोग जो 600 मेंबर आए थे, ठीक है, वो बहुत सी चिट्ठियां आई, जो पढ़े लिखे लोग गए थे। ओके, तो ये अपने साथ ग्रीवियंसेस मतलब जो कंप्लेंट्स थी लोगों की थर्ड स्टेट के, वो अपने साथ लेकर गए थे। ओके, अब अभी तक का वोटिंग सिस्टम क्या था कि जैसे राजा ने अपनी बातचीत स्टार्ट करी और राजा ने प्रपोज किया कि हमें टैक्सेस को बढ़ाना पड़ेगा। अब टैक्सेस को बढ़ाना पड़ेगा तो उसके लिए वोटिंग का क्या सिस्टम था, फर्स्ट स्टेट का ईच स्टेट हैज वन वोट, कहने का मतलब पूरी फर्स्ट स्टेट एक वोट देगी, सेकंड स्टेट पूरी एक वोट देगी एंड थर्ड स्टेट पूरा एक वोट रहेगा। तो ऑब्वियसली ये तो तय है कि थर्ड स्टेट के लोग तो कभी जीतेंगे ही नहीं। कैसे नहीं जीतेंगे, क्यों, क्योंकि फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी लोग आ गए, सेकंड स्टेट में नोबिलिटी, ठीक है, राजा के परिवार के या राजा के लोग आ गए, ठीक है, और इन्होंने तो कभी टैक्सेस को पे करना ही नहीं। और थर्ड स्टेट में 600 लोग हैं, उनका भी एक ही वोट है जिनको हमेशा टैक्सेस पे करने हैं। तो अगर ये वोट दे, ये तो कभी बोलेंगे नहीं कि हाँ टैक्सेस को ना बढ़ाओ, ठीक है, ये तो हमेशा यस ही देगा एक वोट, ये भी यस ही देगा एक वोट। ओके, क्योंकि इनको भी फायदा है, क्योंकि ये भी तो ये टैक्स कलेक्ट कर रहे थे पीजेंट से, ठीक है, जिसके तहत पीजेंट्स को 1/10 अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का चर्च को देना होगा। ओके, तो ये क्यों मना करेगा कि टैक्सेस को ना पे करें। तो इन दोनों का एक एक वोट मिला के 2 वोट हो गए, ये तो हमेशा सदा के लिए हारेगा ही हारेगा। लेकिन अब ये लोग जो थे आए थे वो समझदार थे, उनको पता चल गया कि नहीं अब ये कहानी चलने वाली नहीं है। इन्होंने राजा के आगे एक प्रपोजल रख दिया, डिमांडेड दैट ईच मेंबर शुड हैव वन वोट, कि हर एक मेंबर का एक वोट होना चाहिए। ओके, अब ये पूरी स्टेट का एक वोट नहीं चलेगा, अब हर एक मेंबर के पास एक वोट होना चाहिए। कहने का मतलब अगर ये 300 मेंबर है तो 300 वोट इनके, 300 वोट इनके और 600 वोट हमारे। ओके, क्लियर। अब ऐसा इन्होंने क्यों बोला, क्योंकि अगर इनमें से कोई भी एक ऐसा इंसान बैठा हुआ जिसके अंदर इंसानियत हुई, ठीक है, और जिसने बोल दिया कि नहीं ये गलत हो रहा है और उसने इनके फेवर में वोट दे दिया, तो ये लोग हार जाएंगे और ये जो है वो आगे बढ़ जाएंगे। ओके, क्लियर, समझ गए। लेकिन राजा ने इनका प्रपोजल माना नहीं, ठीक है, राजा तो भाई राजा ना, लुई 16 किंग डिनाइड एंड दे वॉकड आउट इन प्रोटेस्ट। और ये जो 600 लोग थे थर्ड स्टेट के, क्योंकि ये पढ़े लिखे थे, ये अपने साथ पूरा प्रपोजल लेकर गए थे कि हमने इस तरीके से बात करनी है, तो जब राजा ने इनकी बात का इनकार कर दिया, ये लोग बाहर निकल गए असेंबली से और इन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया। ठीक है, प्रोटेस्ट मतलब इन्होंने राजा के खिलाफ युद्ध आंदोलन छेड़ दिया। ओके, क्लियर। तो चलिए अब आगे देखते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 9th हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज फ्रेंच रेवोल्यूशन और उसके आगे का पार्ट। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि रेवोल्यूशन क्यों हुआ, उसका आउटब्रेक किस तरीके से हुआ। तो आउटब्रेक में हमने समझा था कि लुई 16 जो है वो टैक्सेस बढ़ाने की बात करता है और उसके लिए वो स्टेट जनरल की मीटिंग बुलवाता है। और स्टेट जनरल में हमने देखा कि तीनों स्टेट के लोग जो है रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं। फर्स्ट स्टेट के 300 मेंबर, सेकंड स्टेट के 300 मेंबर, फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी, सेकंड स्टेट में सभी नोबिलिटी एंड थर्ड स्टेट में बड़े बड़े बिजनेसमैन और जिनकी संख्या बहुत कम है। अदरवाइज जो ज्यादातर परसेंटेज है थर्ड स्टेट में वो गरीब लोगों की है, गरीब किसानों की है। ओके, तो वहां पर जो है वोटिंग सिस्टम ये था कि हर एक स्टेट का एक वोट था, जबकि इस बार जो गई थी थर्ड स्टेट के मेंबर्स गए थे वो बहुत पढ़े लिखे थे। ठीक है, वो ग्रोइंग मिडिल क्लास जो मैंने आपको बताया था, जिनको पर्सन्स दोज हु हैव एक्सेस टू एजुकेशन, ठीक है, और उनकी जो मींस दे थॉट कि नहीं जो उनके साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है एंड दे वर रेडी टू फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस। ओके, तो वो इनजस्टिस के खिलाफ लड़ने के लिए तो वो लुई 16 के आगे आवाज उठाते हैं और ये बोलते हैं कि नहीं, वोटिंग सिस्टम चेंज होना चाहिए, कि अब से हर एक स्टेट का एक वोट ना होकर
जो 300 मेंबर हैं, मतलब कि फर्स्ट स्टेट में 300 मेंबर, तो उनका एक वोट, सबका एक एक वोट होना चाहिए, कहने का मतलब 300 वोट उनके, 300 वोट सेकंड स्टेट के एंड 600 वोट थर्ड स्टेट के। ओके, लेकिन लुई 16 उनकी बात को मानने से इनकार कर देता है, जिसके कारण वो सब लोग जो थर्ड स्टेट के मेंबर्स होते हैं 600, वो प्रोटेस्ट के लिए निकल जाते हैं। ओके, तो चलिए अब हम आगे देखेंगे कि अब आगे क्या हुआ। नेशनल असेंबली ऑफ थर्ड स्टेट, ठीक है, तो नेशनल असेंबली बना लेते हैं जो थर्ड स्टेट के लोग होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं 600, वो अपनी खुद की ही क्या बन कर लेते हैं, एक नेशनल असेंबली बना लेते हैं। अब वो होता कैसे है, ऑन 20 जून 1789 दे असेंबल्ड इन द हॉल ऑफ एन इंडोर टेनिस कोर्ट इन वर्सेल्स, ठीक है, दे मतलब यहाँ पे कौन, थर्ड स्टेट के सारे मेंबर्स, रिप्रेजेंटेटिव्स। ओके, तो वो इकट्ठा होते हैं कहाँ पर, वर्सेल्स में एक टेनिस कोर्ट हॉल है, ठीक है, वहां सब लोग इकट्ठे होते हैं। डिक्लेयर देमसेल्व्स एज नेशनल असेंबली, वो अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर देते हैं। डिक्लेयर टू ड्राफ्ट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस दैट वुड लिमिट द पावर्स ऑफ द किंग, ठीक है, और वो शपथ लेते हैं कि हम जो है एक नया संविधान जो है फ्रांस के लिए लिखेंगे, ठीक है, बनाएंगे, जिसके तहत हम राजा की पावर्स के ऊपर लिमिटेशंस लगा सकें, ठीक है, मतलब कि रोक लगा सकें। राजा कौन, लुई 16। ओके, लेड बाय हुम, मतलब कि इनका देखो हर एक जो कोई एक मूवमेंट चलती है उसका एक ना कोई एक हेड होता है, ठीक है, तो इनका हेड कौन था, मिराबियू एंड अबेसियस, ठीक है, तो ये बात ध्यान रख लेना कि जो मिराबियू था दैट बिलोंग टू नोबल फैमिली, ठीक है, वो नोबिलिटी से बिलोंग करता था, सेकंड स्टेट से। ओके, और जो अबेसियस था वो एक प्रीस्ट था। ओके, एंड वो फर्स्ट स्टेट से बिलोंग करता था। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं देखो ये फर्स्ट और सेकंड स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं। ओके, इनको टैक्सेस पे नहीं करने हैं, लेकिन स्टिल इनको लग रहा है कि नहीं, जो थर्ड स्टेट के लोगों के साथ हो रहा है वो बिल्कुल गलत हो रहा है और हमें उनका साथ देना चाहिए। ओके, तो ये याद रख लेना आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अबेसियस ने तो एक इन्फ्लुएंशियल पैम्फलेट भी लिखा जिसका क्या नाम था, व्हाट इज द थर्ड स्टेट, एमसीक्यू में आ सकता है। ओके, अब रिवॉल्ट स्टार्ट्स एट द बेस्टाइल। अब क्या होता है, जो बेस्टाइल फोर्ट, बेस्टाइल क्या है एक्चुअली, फोर्ट कम प्रिजन है। ओके, अभी लिखा है यहाँ पे, पढ़ते हैं। ऑन 14 जुलाई 1789 एजिटेटेड क्राउड डिस्ट्रॉयड द बेस्टाइल फोर्ट्रेस प्रिजन। ओके, तो बेस्टाइल जो है वो एक फोर्ट्रेस प्रिजन है, ठीक है, एक किला है, उस किले के अंदर ही क्या है, प्रिजन है। ओके, तो 14 जुलाई 1789 को जो भड़काऊ क्राउड था उन्होंने बेस्टाइल फोर्ट के ऊपर क्या कर दिया, हमला कर दिया। किल्ड कमांडर ऑफ द बेस्टाइल के कमांडर को मार दिया उन लोगों ने। रिलीज द प्रिजनर्स, इतने प्रिजनर्स नहीं थे, सिर्फ 7 ही थे, लेकिन उन प्रिजनर्स को क्या कर दिया उन्होंने, रिहा कर दिया। अब बेस्टाइल फोर्ट के ऊपर हमला करने का क्या रीजन था, क्योंकि बेस्टाइल सिंबलाइज द डोमिनेटिंग पावर ऑफ द किंग, क्योंकि बेस्टाइल किसका प्रतीक था, किसका सिंबल था, डोमिनेटिंग पावर ऑफ द किंग, की जो राजा को डिवाइन माना जाता है और सारी पावर राजा के हाथ में, सब उसी के अकॉर्डिंगली होगा, तो उसका सिंबल माना जाता था। और लोग राजा के तो बिल्कुल खिलाफ हो ही गए थे। क्यों खिलाफ हो गए थे, क्योंकि राजा टैक्सेस बढ़ाने की बात कर रहा है। ओके, क्लियर, तो इसलिए उन्होंने बेस्टाइल फोर्ट पे क्या कर दिया, हमला कर दिया। ओके, अब सिर्फ यही कारण नहीं था, उसके बाद और क्या क्या हो रहा था कि ड्यू टू बैड हार्वेस्ट, हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में भी कि बैड हार्वेस्ट के चलते डिमांड जो थी वो क्या हो गई थी, पॉपुलेशन फ्रांस की क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। ठीक है, ऊपर से मौसम ने साथ भी नहीं दिया, जब पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो किसी चीज की डिमांड भी बढ़ेगी। ठीक है, डिमांड मतलब फूड ग्रेन्स की डिमांड, ठीक है, फूड की, ब्रेड की डिमांड जो थी वो बढ़ गई, लेकिन मौसम ने साथ नहीं दिया, जिसके कारण क्या हुआ, बैड हार्वेस्ट के कारण सप्लाई क्या हो गया, कम हो गया फूड ग्रेन्स का। ओके, अब बेकर्स एक्सप्लॉइटेड द सिचुएशन, स्टोर सप्लाईज। ओके, लेकिन जो बेकर्स थे ना, देखो होर्डिंग होती है ना, होर्डिंग मतलब एक सारे सामान को स्टॉक करके रख लेना ताकि उससे हम मुनाफा कमाएंगे और हाई प्राइस में बेचेंगे। ओके, तो बेकर्स ने इस चीज का पूरा नाजायज फायदा उठाया और उन्होंने पूरी सप्लाईज को क्या कर लिया, होर्ड करके रख लिया। क्राउड ऑफ एंग्री विमेन रेड द शॉप्स, और अब लंबी लंबी कतारें लगी हैं, क्यूज लगी हैं बेकरी शॉप्स के बाहर ब्रेड लेने के लिए, तो भीड़ जो थी वो क्या हो गया, उनको बहुत गुस्सा आ गया और एंग्री वुमेन के क्राउड्स ने शॉप्स को ही क्या कर लिया, रेड कर लिया। ओके, अब कंट्री साइड में रूमर्स फैल गए। ठीक है, क्या रूमर्स फैल गए कि लॉर्ड ऑफ मैनर हायर्ड गैंग ऑफ ब्रिगेंड्स टू डिस्ट्रॉय द राइप क्रॉप्स। ठीक है, मैनर कौन होते हैं, मैनर जिनके पास बड़ी बड़ी जमीनें हैं। ठीक है, ओके, तो ये रूमर फैल गया कि जो लॉर्ड ऑफ ब्रिगेंड्स है, सॉरी लॉर्ड ऑफ मैनर है, उन्होंने गुंडे हायर कर लिए हैं किसानों की फसलों को क्या करने के लिए, पकी हुई फसलों को खराब करने के लिए।
अब इसका आउटकम क्या होता है, जो पेजेंट्स होते हैं वो अटैक कर देते हैं चैटियो। ओके, ये क्या होता है, रेजिडेंस ऑफ किंग एंड नोबल्स, ठीक है, जहां पर सारे किंग और नोबल्स का जो घर कह लो, ठीक है। तो पीजेंट्स जो है वो उनको अटैक कर देते हैं, राजा और नोबेलिटी के घरों को। ओके, पीजेंट्स लूटेड स्टोर्ड ग्रेन्स, ठीक है, और इतना ही नहीं, वो जो स्टोर्ड ग्रेन्स थे, ठीक है, जो बेकर्स ने स्टोर करके रख लिए थे, वो उसको भी लूटपाट कर लेते हैं। एंड बर्न्ट डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ मैनरियल ड्यूज। ओके, और जो भी उनके रिकॉर्ड्स हैं रिलेटेड टू मैनरियल ड्यूज, ठीक है। अब ये मैनरियल ड्यूज कौन से होते हैं, जो मैनर होते हैं ना, जिनके पास बड़ी बड़ी जमीनें होते हैं, वही फ्यूडल सिस्टम के अंदर, ठीक है, जो हमने पढ़ा था ना ओल्ड रिजाइम में फ्यूडल सिस्टम होता था। अब उस फ्यूडल सिस्टम में क्या होता था कि बड़े बड़े जिनके पास जमीनें होती थी उनको फ्यूडल लॉर्ड्स बोलते थे, ठीक है, मैनर कह लो। ओके, अब वो बदले में जो लैंडलेस पीजेंट्स होते थे उनको खेती बाड़ी करने के लिए जमीन देते थे, लेकिन उसका वो जो रेंट किस फॉर्म में लेते थे, उनसे लेबर करवा के, ठीक है। और अब उस लेबर की भी कोई लिमिट नहीं थी, वो उनका एक्सप्लॉयटेशन करते थे, घर का काम करवा लिया, सड़क बन रही है तो सड़क में काम करवा लिया, ठीक है। तो उनके ड्यूज लिखे रहते थे कि किस किस का कितना ड्यूज है, ठीक है, कितना बकाया हमने, कि किस किस ने कितना काम करना है। ओके, तो इन्होंने वो सारे रिकॉर्ड्स भी क्या कर दिए, पीजेंट्स ने बर्न कर दिए। ओके, अब इन इस सब तो आप देख लो कितना उथल पुथल हो रहा है, ठीक है, फ्रांस में, कि सब कुछ क्या लोगों ने एक रेवोल्यूशन आ गया, ठीक है, लोगों को लगने लगा कि नहीं हमारे साथ गलत हो रहा है, उन्होंने उसके खिलाफ आवाज उठाई, ठीक है। एंड फाइनली एंड ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस, ठीक है। अब क्या हुआ, ऑन 4 अगस्त 1789 लुई 16 अप्रूव्ड नेशनल असेंबली। अब लुई 16 के हाथ में कोई चारा था नहीं, क्योंकि ये इस सब के चलते, ये जो हालात बन रहे थे फ्रांस में, इसके चलते कई नोबिलिटीज को दूसरी कंट्रीज में भी भागना पड़ा। ओके, तो अब यहाँ पर रहना है तो लुई 16 को तो जनता जनार्दन की बात माननी पड़ेगी। ओके, तो लुई 16 ने नेशनल असेंबली को अप्रूव कर दिया। ओके, मतलब कि सहमति दे दी, ग्रीन चिट दे दी। ओके, एक्सेप्टेड दैट हिज पावर्स वुड नाउ बी चेक्ड बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन। और लुई 16 ने बहुत इजीली एक्सेप्ट कर लिया, अब तो उसके पास कोई चारा ही नहीं है, कि मेरी जो पावर्स हैं उसके ऊपर चेक रखेगा अब एक कॉन्स्टिट्यूशन, जो किसने ड्राफ्ट किया है, नेशनल असेंबली, जो थर्ड स्टेट के लोगों ने ड्राफ्ट किया है। ओके, जो नेशनल असेंबली ने ड्राफ्ट किया है। असेंबली पास अ डेक्री, डेक्री मतलब होता है लॉ, अबॉलिशिंग फेडरल फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशन एंड टैक्सेस। अब असेंबली ने ये भी एक लॉ पास किया जिसके चलते उन्होंने अबॉलिश किया, अबॉलिश मतलब खत्म कर देना, जो नोबिलिटी थी, जो फ्यूडल प्रिविलेजेस एंजॉय करते थे ना, वो भी उन्होंने क्या कर दिया, खत्म कर दिया, कि अब से कोई फ्यूडल प्रिविलेजेस नहीं चलेंगी। ओके, एंड इतना ही नहीं, टिथ्स जो चर्च जो टैक्स कलेक्ट करता था, टिथ्स वर अबॉलिश्ड एंड लैंड्स ओन्ड बाय द चर्च वर कन्फिस्केटेड, ठीक है। जितनी सारी लैंड जो चर्च के अंडर थी, ठीक है, उसको कन्फिस्केट मतलब ले लिया गया उनसे। ओके, अब इसका रिजल्ट क्या हुआ कि गवर्नमेंट को एसेट्स मतलब कि उनके हाथ में आ गए कितने, वर्थ वर्थ 2 बिलियन लीवर्स, ठीक है, 2 बिलियन लीवर्स जितना उन्होंने एसेट्स को अपने अंडर ले लिया। ओके, अब इसका मतलब फ्रांस क्या बन चुकी है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। देखिए जो सभी मैंने क्लाउड्स में डाले हैं, ये आपका जो एनसीईआरटी का पैटर्न है, ये पूरे वहां पर यही हेडिंग दी गई है, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली ही पढ़ रहे हैं। ओके, तो फ्रांस क्या बन चुकी है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन चुकी है। कहने का मतलब राजा के हाथ में एक कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ा दिया गया है, ठीक है, जो राजा क्या काम कर रहा है उसको देखेगा। ओके, उसकी पावर्स को लिमिट करेगा, कहने का मतलब। तो यहाँ पर नेशनल असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट मतलब कि उन्होंने कंप्लीट किया इन 1791। ओके, अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था, टू लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क। ओके, अब इन्होंने कुछ लॉ बनाए होंगे, अब इन्होंने नए लॉ या नए कानून क्या बनाए, क्योंकि वोटिंग सिस्टम चेंज हुआ होगा, राइट। अब वोटिंग सिस्टम क्या चेंज हुआ, जो नेशनल असेंबली ने लॉज बनाए, उन्होंने फ्रांस की जनता को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक्टिव सिटीजन्स एंड पैसिव सिटीजन्स। देखिए एक्टिव सिटीजन्स ऐसे सिटीजन्स हैं, ऐसे मेन, ठीक है, सबसे पहले आपको एक्टिव सिटीजन की कैटेगरी में आने के लिए आपको आदमी होना पड़ेगा, और वो भी 25 साल से ऊपर। ओके, सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप टैक्सेस पे कर रहे हो इक्वल टू एटलीस्ट 3 days ऑफ अ लेबरर्स वेज, मतलब कि 3 दिन किसी एक मजदूर की जो दिहाड़ी होती है, अगर आप उसके बराबर टैक्स पे कर रहे हो, तब आप एक्टिव सिटीजन की कैटेगरी को क्या करोगे, क्वालिफाई करोगे। ओके, और सिर्फ इन्हीं लोगों के पास हक था, देखिए सिर्फ मेन के पास जो 25 साल से ऊपर हैं और जो 3 दिन एक जो लेबर की दिहाड़ी है उसके बराबर टैक्स पे कर रहे हैं, सिर्फ वो ही वोट कर पाएंगे।
ओके, सिर्फ इन्हीं लोगों के पास हक है वोट करने का। बाकी जो रिमेनिंग मेन है, ओके, वुमेन है, वो पैसिव सिटीजन की कैटेगरी में आ गए, इनके पास वोटिंग का कोई हक नहीं है, ठीक है, ये वोट नहीं कर सकते। ओके, अब ये वोटिंग किस तरीके से होगी? अब ये जो एक्टिव सिटीजन्स हैं ये वोट करेंगे फॉर ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स, ठीक है। अब ये जो इलेक्टर्स हैं, अब इलेक्टर बनने के लिए टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टर अ मैन हैज टू बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ हाईएस्ट टैक्स पेयर्स, ठीक है। एक्टिव सिटीजन जो टैक्स दे रहे हैं, देखो अब जो टैक्स दे रहे हैं, जो 3 दिन के दिहाड़ी के बराबर टैक्स दे रहे हैं, एक्टिव सिटीजन की कैटेगरी में तो आ गया, लेकिन कोई उससे ज्यादा भी तो टैक्स दे रहा होगा, ठीक है, कोई उससे भी ज्यादा दे रहा होगा, राइट। तो इलेक्टर्स के लिए वोट करेंगे, और ये इलेक्टर्स कौन है? ये वही लोग हैं जो सबसे ज्यादा टैक्स पे कर रहे हैं, ओके। तो ये इलेक्टर्स के लिए वोट करेंगे, और फिर वो इलेक्टर्स में से आगे मेंबर्स जाएंगे किसमें? नेशनल असेंबली में, ओके। तो कहने का मतलब आपको देखो ये लिखा है विल चूज द मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली, ओके। तो कहने का मतलब कि सबसे पहले ये जिन्होंने सिर्फ टैक्स पे करा 3 दिन की दिहाड़ी के बराबर, ठीक है, रिच, ये उनसे रिच इलेक्टर्स वो बन पाएंगे जो इससे भी रिच होंगे, इनसे ज्यादा टैक्स दे होंगे। और जो नेशनल असेंबली का मेंबर बनेगा वो सुपर रिच, ओके, क्योंकि वो सबसे ज्यादा टैक्स दे रहा होगा, ओके। तो कहने का मतलब ये सिस्टम जो था वहां पर वोटिंग का हो गया, क्लियर। अब द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विद द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, क्योंकि हर एक कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी है इंडिया का, एनसीईआरटी में बुक्स के बाहर भी लिखा होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पेज, ठीक है। तो ऐसी कहने को तो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, लेकिन भेदभाव तो अभी भी चल रहा है, ओके। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन किससे बिगन करता है? विद द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, ठीक है। अब उसमें क्या क्या लिखा है कि हर एक को राइट टू लाइफ है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इक्वालिटी बिफोर लॉ है, जिनको नेचुरल एंड इनअलाइनेबल राइट्स बताया गया, ठीक है। नेचुरल मतलब ये सबके पास होने चाहिए, नेचुरल है, एंड इनअलाइनेबल मतलब जिनसे आप जिन राइट्स को आपसे कोई छीन नहीं सकता, ओके। एंड स्टेट की ड्यूटी बनती है कि वो इन राइट्स को क्या करे? प्रोटेक्ट करे, ओके, क्लियर। अब क्या हुआ आगे? देखो राजा इतना शरीफ नहीं था, ठीक है। लुइस 16 जो था वो फंस चुका था, अब उसको लग रहा था कि नहीं अब मेरे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है, अब तो जनता की बात माननी पड़ेगी। तो उसने वो प्रपोजल जो था वो एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का। लेकिन कहीं ना कहीं वो अंदर से खुश नहीं था, क्योंकि राजा क्यों चाहेगा कि उसके ऊपर कोई एक उसकी पावर्स के ऊपर लिमिटेशन लगा पाए, ओके। तो यहाँ पर फ्रांस एबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। अब होता क्या है कि लुइस 16 एंटर्ड इनटू अ सीक्रेट नेगोशिएशन विद द किंग ऑफ प्रूशिया। अब लुइस 16 जो है वो किंग ऑफ प्रूशिया के साथ एक सीक्रेट नेगोशिएशन में, मतलब कि डिस्कशन में चला जाता है, ओके। क्यों? क्योंकि वो फ्रांस में जो भी ये डेवलपमेंट्स हो रही हैं इनके इसके बारे में जो बाकी नेबरिंग कंट्रीज हैं वो भी बहुत वरीड है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वहां पर भी मोनार्की सिस्टम चल रहा है। अगर फ्रांस में ऐसा हो गया कि राजा की पावर को लिमिट लगा दिया गया, तो कल को उन सबकी भी बारी आ जाएगी, बाकी राजाओं की भी, ओके। तो इसलिए बाकी सब जो नेबरिंग कंट्रीज थी वो बहुत चिंतित थी, ओके। तो रूलर्स ऑफ फ्रांस, नेबरिंग कंट्रीज वर वरीड अबाउट द डेवलपमेंट्स इन फ्रांस, वांटेड टू पुट डाउन द इवेंट्स टेकिंग प्लेस बाय सेंडिंग ट्रूप्स, ठीक है। तो ये चाहते थे कि किस तरीके से फौज को भेज के, ठीक है, ट्रूप्स वही हो गए सैनिक, उनको भेज के फ्रांस में जो भी इवेंट्स चल रहे हैं इनको दबा दिया जाए। कहने का मतलब मोनार्की फिर दोबारा से एस्टैब्लिश कर दी जाए पूरी प्रॉपर तरीके से, ओके। लेकिन नेशनल असेंबली डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया इन 1792। ऑस्ट्रिया समझ गए ना? ऑस्ट्रिया कौन है? लुइस 16 की शादी किससे हुई थी? प्रिंसेस, जिस प्रिंसेस से शादी हुई थी क्या नाम था? मैरी एंटोनेट, ओके। कहाँ की थी वो? ऑस्ट्रिया की थी ना, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया ने भी हेल्प करी किसकी? लुइस 16 की, ओके, फ्रांस के राजा की, कि वहां पर मोनार्की सिस्टम दोबारा से आ जाए। लेकिन नेशनल असेंबली एक कदम आगे निकली, ठीक है, उनको इस चीज के बारे में पता चल गया एंड उन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दिया अगेंस्ट प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया। कौन से ईयर में? 1792 में, ओके। अब थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स जॉइंड आर्मी फॉर नेशनल असेंबली, एन मतलब नेशनल, ओके। तो बहुत सारे वॉलंटियर्स अपने आप आगे निकल के आए, ठीक है, जनता में से, ओके। और उन्होंने नेशनल असेंबली के लिए युद्ध में आगे जाने के लिए वो तैयार हुए। तो पेट्रियोटिक सॉन्ग जो थे वो गाए जाने लगे। कौन सा पेट्रियोटिक सॉन्ग था? बड़ा इंपॉर्टेंट, आपने याद रखना है, मर्सेलिस, ओके। एंड किसने कंपोज किया? बाय द पोएट रॉगेट डे आयल, ओके। इसी तरीके से नाम है, ये आपने याद कर लेना है। और ये ही जो है फ्रांस का नेशनल एंथम आगे बना और आज भी है, ओके।
Revolution continued as the Constitution of 1791 gave political rights only to the richer section. ठीक है, अब ये रेवोल्यूशन तो जो था, ये जो क्रांति थी, ये आगे चलती ही रही। क्यों? क्योंकि अभी तक हम जब देख रहे हैं कि पहले मोनार्की थी, मोनार्की के बाद मोनार्की में वो 3 सेटअप हुआ करते थे, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, ओके। लेकिन उसके बाद नेशनल असेंबली बनी, नेशनल असेंबली में भी ज्यादातर जो है इंपॉर्टेंस किसको दी जा रही है? रिच लोगों को ही दी जा रही है, ओके। तो रेवोल्यूशन अभी भी आगे चलता ही रहा, ठीक है। अभी भी लोग इससे सेटिस्फाइड नहीं थे, क्योंकि गरीब तबका क्यों सेटिस्फाइड रहेगा, ओके, क्योंकि इससे राइट सिर्फ मिल रहे थे ओनली टू रिचर सेक्शन, ओके। पीपल यूज टू डिस्कस गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड देयर ओन प्लान ऑफ एक्शन इन पॉलिटिकल क्लब्स, ठीक है। अब लोग जो थे वो डिस्कस करने लगे क्या? गवर्नमेंट पॉलिसीज को, ओके। गवर्नमेंट पॉलिसी मतलब वही जो नेशनल असेंबली उस वक्त जो गवर्नमेंट पॉलिसीज चला रही थी, फ्रेम कर रही थी, और वो अपना प्लान ऑफ एक्शन कि हमारा आगे नेक्स्ट क्या एक्शन होना चाहिए, प्लान करने लगे इन पॉलिटिकल क्लब्स, ठीक है। अब क्लब्स कैसे? पॉलिटिकल क्लब्स, ओके। पॉलिटिकल क्लब्स कह लो ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, जहां पर पॉलिटिकल डिस्कशन होती है। द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दीज वाज क्लब ऑफ जैकोबियंस विच गेट इट्स नेम फ्रॉम कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकोब इन पेरिस, ठीक है। तो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट या फेमस कह लो क्लब कौन सा रहा इन क्लब्स में से, पॉलिटिकल क्लब्स में से? क्लब ऑफ जैकोबियन, ओके, जिसको इसका नाम कहाँ से मिला? फ्रॉम कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकोब इन पेरिस, ठीक है। कॉन्वेंट मतलब रिलीजियस प्लेस, चर्च होगा ना, क्योंकि यहाँ पर क्या था, बहुत सारे चर्च की प्रॉपर्टी को क्या कर लिया गया था? कन्फिस्केट कर लिया गया था। अब वहां पर क्या डिस्कशन की जाने लगी लोगों की, लोगों ने बैठना शुरू कर दिया, वहां क्लब्स में पॉलिटिकल सेटअप कर लिया, ओके। तो इसको उसका नाम वहां से मिला, कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकोब इन पेरिस, ओके। अब जैकोबियन क्लब के बारे में जानते हैं। अब जैकोबियन क्लब में इसमें जो थर्ड स्टेट की ऑब्वियसली लोग थे, ठीक है। अब थर्ड स्टेट के, अब तो नेशनल असेंबली हो गया, ओके। तो मतलब कि कहने का मतलब फ्रांस की वो जनता थी इस जैकोबियन क्लब में जो लेस प्रॉस्परस थी, ओके। अभी इतनी एजुकेटेड नहीं थी, ठीक है, कहने का मतलब पुअर थी, ओके। लाइक शॉपकीपर्स हो गए, शू मेकर्स हो गए, कुक्स हो गए, सर्वेंट्स, डेली वेज वर्कर्स एक्सेट्रा, ओके। लेड बाय, अब इनका भी कोई ना कोई एक हेड तो रहा होगा, ओके। तो इनको कौन लेड कर रहा था? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर, ओके। वेरी इंपॉर्टेंट, आपने याद रख लेना, कई बार शॉर्ट नोट ही आ जाता है इसके ऊपर लिखने के लिए। अब इनका ड्रेसिंग सेंस जो था दैट वाज टोटली डिफरेंट, ठीक है। ये अपने आप को अलग दिखाना चाहते थे। तो इनका ड्रेसिंग सेंस था लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउजर्स एज वर्न बाय डॉक वर्कर्स। डॉक वर्कर्स कौन होते हैं? जो शिप में लोडिंग और अनलोडिंग का काम करते हैं। तो जिस तरीके के वो कपड़े पहना करते थे, लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउजर्स, तो इन्होंने अपना ड्रेसिंग स्टाइल कुछ उस तरीके का ही रखा, ओके। इनको सैम्स क्लाउड्स के नाम से भी जाने जाना लगा, जिसका मतलब था पीपल विदाउट नी ब्रीचेस, ठीक है। नी ब्रीचेस में यहाँ आपको फोटो लगाकर बता देती हूँ। देखिए, जैसी ये ड्रेस डाल रखी है, ठीक है, घुटनों तक जो है वो शूज आ रखे हैं, राइट। तो इसको नी ब्रीचेस बोलते हैं। तो ये जो नोबिलिटीज, जो अमीर अमीर लोग होते थे ना, वो इस तरीके का उनका ड्रेसिंग सेंस रहता था, ओके। लेकिन यहाँ पर जैकोबियन क्लब में तो सारे लोग कौन थे? जो लेस प्रॉस्परस थे, गरीब लोग थे, राइट। तो यहाँ पर ये अपने आप को बिल्कुल उनसे अपना ड्रेसिंग सेंस अलग करना चाहते थे। वो चाहते थे कि नहीं, उनको एक अलग पहचान मिले, वो बिल्कुल उनकी तरह दिखना नहीं चाहते थे। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाने लगा? सैम क्लाउड्स, जिसका मतलब है पीपल विदाउट नी ब्रीचेस, ठीक है। क्योंकि नी ब्रीचेस वो इस तरीके का ड्रेसअप कर ही नहीं रहे हैं, ओके। वो तो लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउजर डाल रहे हैं। वो रेड कैप दैट सिंबलाइज लिबर्टी, और ये उसके साथ जो लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउजर्स डालते थे, उसके साथ ये रेड कलर की कैप भी डालते थे, जो किसका सिंबल थी? लिबर्टी का। लिबर्टी मतलब आजादी का, ओके। आई होप सो यहाँ तक आपको चैप्टर क्लियर हो गया। आगे का पार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, दैट इज द फ्रेंच रेवोल्यूशन का आगे का पार्ट। पिछले 2 पार्ट्स में मैं आपको करवा चुकी हूँ जो कवर, फटाफट से उसका रिकैप करेंगे। तो हमने क्या जाना था कि फ्रांस में अभी क्या चल रहा था? मोनार्की सिस्टम चल रहा था, जहां पर किस राजा का शासन था? लुई 16 का, ओके। तो फ्रांस की गद्दी पर जब वो बैठता है तो वो क्या देखता है कि जो फ्रांस की तिजोरियां हैं वो खाली हैं, तो वो उसकी भरपाई करने के लिए टैक्सेस को बढ़ाने की बात करता है, जिसके लिए उसको स्टेट जनरल की मीटिंग को बुलवाना पड़ता है। जब स्टेट जनरल की मीटिंग को बुलवाया जाता है तो जो थर्ड स्टेट के लोग होते हैं, जो 600 मेंबर होते हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, क्योंकि अब वो लोग पढ़े लिखे थे। तो वो न्यू वोटिंग सिस्टम की अपील करते हैं, राजा के आगे प्रस्ताव रखते हैं।
लेकिन राजा उससे इनकार कर देता है, तो वो प्रोटेस्ट में निकल जाते हैं और अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर देते हैं। ओके, तो फ्रांस में टर्मोइल सिचुएशन चल रही है, ठीक है, वहां से मौसम ने भी साथ नहीं दिया। ओके, क्यों? क्योंकि प्राइजेस जो है वो फूड ग्रेन्स के बढ़ गए हैं, सप्लाई कम हो गई है, पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है, जिसके कारण जो फसल है वो खराब हो गई, और मतलब कि शॉप्स पे रेड हो रही है ब्रेड के लिए। ओके, तो इस टर्मोइल के चलते क्या हो रहा है कि लोग जो हैं वो बेस्टाइल फोर्ट पर भी क्या कर देते हैं, हमला कर देते हैं, बिजनेस को रिलीज कर देते हैं। तो इन सब के चलते राजा को जो नेशनल असेंबली है उसके प्रस्ताव को मानना पड़ता है और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाता है फ्रांस। मोनार्की से किस पे शिफ्ट हो जाता है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सेटअप हो जाता है। ओके, अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में भी जो इम्पोर्टेंस दी जाती है वो ज्यादातर किसको दी जाती है? रिचर सेक्शन ऑफ पीपल को ही दी जाती है, क्योंकि जो थर्ड स्टेट में भी जो कुछ लोग ही हैं जो बहुत एजुकेटेड हैं और क्या है, रिच हो गए हैं। ओके, तो यहाँ पर उन्हीं को ही इंपॉर्टेंस मिल रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ कानून बना दिए थे, आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, मैंने आपको बताया था कि 25 ईयर ओल्ड मैन आपको एक्टिव और पैसिव सिटीजन्स में बांट दिया गया था। एक्टिव सिटीजन्स में जिनको राइट टू वोट है उसके लिए आपको 25 ईयर्स का होना पड़ेगा अबव, एंड आपको 3 डेज की वेजेस के बराबर, एक लेबर की जितनी वेज होती है दिहाड़ी होती है उसके 3 दिन की वेजेस के बराबर आप अगर टैक्स पे करते हो तब आप एक्टिव सिटीजन की कैटेगरी में आते हो। ओके, तो कहीं ना कहीं हमने देखा कि वो जो एक्टिव सिटीजन्स हैं वो इलेक्टर्स के लिए वोट करेंगे। ओके, जो उनसे ज्यादा टैक्स पे कर रहे हैं, और फिर उन इलेक्टर्स में से आगे मेंबर्स बनेंगे। ओके, क्लियर? तो कहीं ना कहीं यहाँ पर रिचर सेक्शन को ही क्या दी जा रही है, इंपॉर्टेंस दी जा रही है। तो अभी भी जो थर्ड स्टेट में जो पुअर सेक्शन ऑफ पीपल है जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है, 90% वो है पॉपुलेशन में, तो वो कहीं ना कहीं अभी भी इस सेटअप से खुश नहीं है। ओके, तो उसी के बीच क्लब्स जो हैं वो उभर कर सामने आते हैं, जिसमें से एक फेमस क्लब रहता है जैकोबियन क्लब। ओके, जिसका रूलर कौन था आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे मेरे बताने से पहले। कौन? मैक्सिमिलियन रॉबिन्सपायर। ओके, अब वो क्या करता है कि वो वहां उस क्लब में ज्यादातर जो मेंबर्स होते हैं वो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। ओके, एंड उन्होंने अपना ड्रेसिंग सेंस भी बिल्कुल चेंज कर लिया था। ओके, उनको सैंड क्लाउड्स के नाम से जाना जाता था, मींस पीपल विदाउट नी ब्रीचेस, रेड कलर की कैप डालते थे वो, लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउजर डालते थे। ओके, तो उन्होंने अपने क्लब्स बनाए। ओके, और अपने हिसाब से जो है वो फ्रांस को आगे रूल करने का सोचा। ठीक है, तो अब देखते हैं अब आगे क्या हुआ। अब नेक्स्ट क्या है हमारा टॉपिक? द कन्वेंशन न्यूली इलेक्टेड असेंबली। अब होता क्या है, 10 अगस्त 1792 को जैकोबियंस जो है वो अटैक कर देते हैं पैलेस ऑफ टुलरिस को। ठीक है, मतलब ये तख्ता पलट कर देते हैं। अब क्या तख्ता पलट करते हैं? ये पैलेस ऑफ टुलरिस को अटैक कर देते हैं। किल्ड किंग्स गार्ड, किंग के जो गार्ड, किंग कौन सा? लुई 16 के गार्ड्स को मार देते हैं। एंड हेल्ड द किंग एज हॉस्टेज फॉर सेवरल आवर्स, और किंग को ही हॉस्टेज की तरह कई घंटों तक रख लेते हैं। हॉस्टेज मतलब समझते हो ना, कि अपनी किसी से बात मनवानी है तो हम किसी को बंदी बना लेते हैं, राइट? तो ये किंग को ही एज अ हॉस्टेज जो है वो अपने रख लेते हैं। ओके, असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली। ठीक है, तो ये असेंबली क्या डिसाइड करती है कि हम रॉयल फैमिली मतलब किंग के फैमिली को ही हम क्या कर लेंगे, इम्प्रिजन मतलब बंदी बना लेते हैं। ओके, तभी हमारी जो हम चाह रहे हैं वही हमारी चीजें पूरी होंगी, अदरवाइज तो होने वाली नहीं है। ओके, अब अगस्त 1792 को इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, जिसके अंदर इन विच ऑल मैन अबव 21 ईयर्स ऑफ एज हैड राइट टू वोट। अब इस देखो, अब फिर दोबारा लॉ में चेंज आया। ठीक है, अब ये जो न्यू असेंबली बनी, ठीक है, अब इनकी, क्योंकि ये जैकोबियन क्लब्स ने बनाई थी, ठीक है, उन मेंबर्स ने बनाई थी जो बिलोंग करते हैं लेस प्रॉस्परस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ओके, तो इसके तहत अब सभी मैन जो 21 ईयर्स ऑफ ओल्ड है, ठीक है, उससे कोई लेना देना नहीं है कि आप कितना टैक्स पे करते हो, ठीक है, आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, इससे आपका ये कुछ लेना देना नहीं है। सिर्फ 21 ईयर्स एज अबव आप होने चाहिए और मैन होने चाहिए, तो आपको क्या है, राइट टू वोट है। ओके, क्लियर? तो जो न्यूली इलेक्टेड असेंबली थी इसको कन्वेंशन का नाम दिया गया। ओके, तो फ्रांस में क्या हो गया, इसका मतलब फ्रांस में मोनार्की जो है वो बिल्कुल खत्म हो गई। पहले मोनार्की थी, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के बाद पूरा मोनार्की सिस्टम खत्म ही हो गया। ठीक है, अब क्या बन गया, कन्वेंशन बन गया। कहने का मतलब फ्रांस एक रिपब्लिक बन गया। ओके, क्योंकि यहाँ इलेक्शंस हो रहे हैं। ओके, अब फ्रांस ने अबॉलिश किया मोनार्की को ऑन 21 सितंबर 1792 एंड वाज डिक्लेयर्ड अ रिपब्लिक, और उसको क्या घोषित कर दिया गया, रिपब्लिक घोषित कर दिया गया। ओके, रिपब्लिक का मतलब वही होता है जहां पर जो हेड ऑफ द स्टेट है उसको इलेक्ट किया जाता है, राइट? ओके,
अब लुइस 16 को सेंटेंस टू डेथ ऑन द चार्ज ऑफ ट्रेशन। ओके, तो लुइस 16 जो राजा था उसको मौत के घाट उतार दिया गया। ठीक है, क्या उसके ऊपर आरोप लगाए गए? ट्रेशन। ट्रेशन मतलब देश के साथ गद्दारी। ओके, 21 जनवरी 1793 को लुइस 16 वॉज एग्जीक्यूटेड पब्लिकली। ठीक है, उसको सबके सामने पब्लिकली, ठीक है, पूरी फ्रांस की जनता के सामने उसको सेंटेंस एग्जीक्यूट मतलब बलि चढ़ा दिया गया एट द पैलेस डी ला कॉनकॉर्ड। क्वीन वॉज ऑल्सो सेंटेंस टू डेथ, और जो क्वीन थी लुइस 16 की वाइफ कौन थी? वो क्वीन मैरी एंटोनेट। ठीक है, उसको भी फांसी दे दी गई। ओके, अब आया द रेन ऑफ टेरर। ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहाँ से कई बार क्वेश्चन बनते हैं। ओके, तो जो रेन ऑफ टेरर मतलब कि दहशत वाला रेन रूल। ठीक है, अब जो जैकोबियन क्लब का जो मेन लीडर था वो कौन था? मैक्सिमिलियन रॉबिस्पायर। ठीक है, वो आप जानते हैं। तो उसी के टाइम पीरियड को, जिस टाइम पीरियड उसने रूल किया, उसी के टाइम पीरियड को रेन ऑफ टेरर के नाम से जाना जाता है। ओके, तो ये कौन सा पीरियड है? फ्रॉम 1793 टू 1794। ओके, अब इसको रेन ऑफ टेरर के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि सेवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट बाय रॉबिस्पायर। ओके, क्योंकि इसमें सेवियर कंट्रोल था रॉबिस्पायर का एंड बहुत तगड़ी वो पनिशमेंट देता था। अब देखते हैं किसको पनिशमेंट देता था, किस तरीके से कंट्रोल करता था, उसने क्या क्या चेंजेस लेकर आए। ओके, so events that took place during the reign of terror, many people who were considered enemies like ex-nobles, clergy and members of the political parties of republic were arrested and tried by a revolutionary court। ठीक है, अब हुआ क्या कि जो भी लोग जो उसको लगते कि हाँ उसके जो बनाई हुई पॉलिसीज है उसके खिलाफ बात कर रहे हैं, ठीक है, या उसके अगेंस्ट जा रहे हैं या कन्वेंशन के खिलाफ बोल रहे हैं, ठीक है, जिसके अंदर एक्स नोबल्स, पहले वाले नोबल्स, ठीक है, क्लर्जी लोग या मेंबर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ द रिपब्लिक, ठीक है, तो उनको अरेस्ट कर लिया जाता और उनको पेश किया जाता एक रेवोल्यूशनरी कोर्ट में। ओके, और अगर उनको गुलोटाइन करा दिया जाता अगर कोर्ट उनको गिल्टी ठहरा देगा, तो गिल्टी मतलब कि हाँ ये दोषी पाए गए तो। ओके, ग्लूटाइन मतलब क्या होता है? इसमें एक मशीन थी जिसको इन्वेंट किया गया था। यहाँ पर जैसे दो पैनल्स के बीच में यहाँ पर एक गर्दन मतलब कि नेक रखने के लिए, मतलब कि पर्सन लेटा रहेगा यहाँ पे और यहाँ पर्सन की रहेगी नेक और ऊपर था एक ब्लेड। ठीक है, तो ब्लेड को यहाँ नीचे फेंका जाता था तो यहाँ पर पर्सन की जो नेक थी उसको उस अलग कर दिया जाता था उसकी बॉडी से। ठीक है, तो इस तरीके की पनिशमेंट जो थी वो दी जाती थी। ओके, जिसको क्या नाम दिया गया? गुलोटाइन। ओके, अब पीजेंट्स जो थे, फार्मर्स, मतलब उनको फोर्स किया गया कि वो अपने ग्रेन्स को सेल करें एट द प्राइजेस फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट, मतलब कि जो गवर्नमेंट प्राइस फिक्स कर देगी उसी प्राइस पर आपने बेच सकते हो, उसके अलावा किसी और दाम पर नहीं। ओके, यूज ऑफ एक्सपेंसिव व्हाइट फ्लोर वाज फॉरबिडन। ओके, जो एक्सपेंसिव जो महंगा व्हाइट फ्लोर, ठीक है, जो आटा था, ठीक है, उसको फॉरबिडन कर दिया गया। कहने का मतलब सभी एक जैसा खाएंगे। ओके, कोई किसी के लिए ऐसा नहीं कि क्वालिटी कोई अच्छी यूज कर रहा है, कोई कम क्वालिटी यूज कर रहा है, सब एक जैसा खाएंगे। ठीक है, तो इतना इस हद तक उसने कंट्रोल करने की चीजों को कोशिश की। ऑल फ्रेंच मैन एंड वुमेन वर कॉल्ड एज सिटियन एंड सिटियोने, मतलब कि सिटीजन, मतलब कि पहले ना टाइटल दिए जाते थे, मतलब कि मिस्टर और मैडम, मैडामे, ठीक है, बोला जाता था फ्रेंच में। लेकिन यहाँ पर क्या है, उसने इन टाइटल्स को हटाकर क्या बोला कि सभी फ्रांस के लोगों को क्या बोला जाएगा? सिटियन और सिटोने, मतलब कि मेल के लिए सिटियन और सिटोने मतलब कि सिटीजन, सभी नागरिक है। ठीक है, ओके, तो मॉन्सियोर मतलब सर और मैडामे मतलब मीन्स मैडम, ये वर्ड्स यूज नहीं होंगे। ओके, चर्चिस को शट डाउन कर दिया गया। ठीक है, चर्चिस को बंद कर दिया गया और उनको कन्वर्ट कर दिया गया बैरक्स में। ठीक है, बैरक्स मतलब जहाँ आर्मी के लोग रहते हैं। ओके, और ऑफिस में उनको कन्वर्ट कर दिया गया। अब ड्यू टू हार्ड पॉलिसीज, इन हार्ड पॉलिसीज के चलते उसके जो सपोर्टर्स थे उन्हीं ने उसको छोड़ दिया। ठीक है, किसके? रॉबिस्पायर के। ठीक है, विलियम रॉबिस्पायर के सपोर्टर्स ने उसको छोड़ दिया। ओके, एंड फाइनली ही वाज कन्विक्टेड बाय कोर्ट, और उसी को पेश किया गया, ये जो रेवोल्यूशनरी कोर्ट थी। ओके, एंड उसको वहां पर क्या पाया गया कि हाँ वो कन्विक्टेड मतलब दोषी पाया गया और उसको ही गुलोटाइन करवा दिया गया इन जुलाई 1794। ओके, क्लियर? अब फ्रांस में क्या आया? डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। ठीक है, तो देखिए पूरा रोड मैप समझते रहिए। सबसे पहले फ्रांस में क्या था? एक मोनार्की, जहां लुइस 16 राजा था। ओके, मोनार्की के बाद क्या सेटअप हुआ? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ओके, और पावर चली गई किसके हाथ में? जो थर्ड एस्टेट में भी जो पढ़े लिखे लोग थे और रिचर सेक्शन ऑफ लोग थे उनके हाथ में पावर चली गई। ठीक है, जिसके तहत एक्टिव और पैसिव सिटीजन्स में लोगों को बांट दिया था और वोटिंग राइट सिर्फ मेन जो 25 ईयर्स ऑफ अबव हैं और वो एक लेबर की 3 डेज वेज के जितना अगर
पे करते हैं क्या टैक्स, तब वो किस क्वालिफाई करते हैं एक्टिव सिटीजन्स की कैटेगरी को। ओके, तो कहीं ना कहीं इस सेटअप से जो थर्ड स्टेट में ही जो लेस प्रॉस्परस सेक्शन था वो खुश नहीं था। ओके, तो क्लब सेटअप होने लगे। तो क्लब्स में एक क्लब जो उभर के सामने आया वो जैकोबियन क्लब उभर के सामने आया। ओके, एंड जिसका रूलर कौन था, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर था। ओके, एंड अब इन्होंने तख्ता पलट कर दिया और किंग के पैलेस पर ही हमला कर दिया और किंग को एज होस्टेज रख लिया, बाद में किंग को बलि भी चढ़ा दिया। एंड ये अपना शासन ले आए इन्होंने, फ्रांस को क्या कर दिया, रिपब्लिक घोषित कर दिया। एंड वोटिंग रूल्स भी अब चेंज कर दिए कि अब आपको वोटिंग रूल्स में अगर 21 साल के अगर आप मेन हो, नो मैटर कि आप कितना टैक्स बुक्स, कुछ ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अगर आप 21 साल के मेन हो तो आप वोटिंग के लिए क्वालिफाई करते हो। ओके, तो ऐसा इन्होंने कर दिया, मीन्स फ्रांस को इन्होंने रिपब्लिक घोषित कर दिया और जिसको क्या नाम दिया गया, कन्वेंशन का नाम दिया गया। लेकिन जब इनका शासनकाल आया रॉबेस्पायर का, तो वो भी कहीं ना कहीं हमने देखा कि बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड और पनिशमेंट देने वाला था कि इसके इसके खुद के ही सपोर्टर्स इसके खिलाफ चले गए। ओके, तो अभी भी क्या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बनी हुई है फ्रांस में। तो अब एक कुछ ना कुछ तो कंट्री को रूल करने वाला चाहिए ना, पॉलिटिकल बॉडी। तो यहाँ पर अब फिर क्या निकल के आई, मोनार्की, मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से क्या हुआ, रिपब्लिक, रिपब्लिक मींस कन्वेंशन आ गया। ठीक है, रिपब्लिक का ही दूसरा नाम कन्वेंशन। ओके, जिसमें जैकोबियन क्लब का लीडर जो था उसी का रूल था। ओके, अब यहाँ पर क्या हो गया, डायरेक्टरी, अब डायरेक्टरी का रूल आ गया फ्रांस में। अब ये डायरेक्टरी क्या है, देखो इसमें क्या है, अगेन वेल्दियर मिडिल क्लास सीज्ड पावर। ठीक है, जो वही थर्ड स्टेट में जो वेल्दियर मिडिल क्लास थी उन्हीं के हाथ में लोगों के पावर आई। ओके, अब इन्होंने फिर दोबारा वोटिंग रूल जो है वो चेंज कर दिया। अब इनके अकॉर्डिंगली फिर वोटिंग रूल क्या हो गया, नो वोटिंग राइट टू नॉन प्रॉपर्टीड सेक्शन ऑफ सोसाइटी, मतलब कि ऐसे लोग जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है उनको वोटिंग का हक नहीं है। ओके, अकॉर्डिंग टू न्यू कॉन्स्टिट्यूशन 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स अपॉइंटेड अ डायरेक्टरी एंड एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ 5 मेंबर्स। देखो अब क्या है, अब इन्होंने कुछ सेटअप चेंज किया यहाँ पे। अब डायरेक्टरी के अकॉर्डिंगली क्या है कि न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, ठीक है, 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जिनको इलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, मींस फ्रांस के लोग जो प्रॉपर्टीड सेक्शन है, ठीक है, वो ही वोट देंगे, राइट। तो 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जो हैं उनके लिए लोग वोट करेंगे और वो जो 2 काउंसिल्स हैं वो डायरेक्टरी के लिए वोट करेंगी। ठीक है, अब डायरेक्टरी क्या है, जिसमें 5 लोग हैं मेंबर, ठीक है, जो एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब कि जो भी आगे रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, लॉज हैं, उनको एग्जीक्यूट करेंगे, राइट। अब यहाँ पर हुआ क्या कि ये जो डायरेक्टर्स थे इनका क्लैश चलता रहता था, किसके साथ, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के साथ। और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वो इन डायरेक्टर्स को डिसमिस कर देती थी, कहने का मतलब जो 5 मेंबर्स हैं, क्योंकि वो ही इन मेंबर्स को इलेक्ट करती हैं, तो अगर जो डायरेक्टर का इनके साथ क्लैश रहा तो उसको हटाया, फिर कोई दूसरा आ गया। तो ऐसे करते करते कि फ्रांस में इंस्टेबिलिटी बनी रही। ओके, तो दिस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पेव द वे फॉर द राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। ओके, तो नेपोलियन बोनापार्ट आ गया, जो कि कौन था, एक मिलिट्री डिक्टेटर था। ओके, अब इसके टाइम पीरियड में क्या हुआ, 1804 में नेपोलियन क्राउन हिमसेल्फ एम्परर ऑफ फ्रांस। तो 1804 में नेपोलियन ने अपने आप को फ्रांस का एम्परर घोषित कर दिया। कॉन्कर्ड नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज, अब जैसे ही जब ये आया तो इसने आसपास की जो यूरोपियन कंट्रीज थी उसके ऊपर अपना कब्जा करना शुरू कर दिया। डिस्पोज्ड डायनेस्टीज, ठीक है, जो नेबरिंग कंट्रीज थी वहां पर जो डायनेस्टीज चलती आ रही थी तो इसने उसको वहां पर खत्म कर दिया। एंड क्रिएटेड किंगडम्स, और अपना किंगडम एस्टेब्लिश कर लिया, वेयर ही प्लेस्ड मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, जहां पर ये अपने खुद के फैमिली मेंबर्स को ही क्या करते जा रहा था, एस्टेब्लिश करता जा रहा था। ओके, कहने का मतलब अपना ही रूल बनाता जा रहा था हर जगह। ही वॉज अ मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप, ठीक है, उसको मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप के तौर पर भी देखा गया। क्यों, क्योंकि वो कुछ ऐसे लॉज लेकर आया जो कहीं ना कहीं फ्रांस के लिए या पूरे यूरोप के लिए बहुत अच्छे थे। अब वो क्या लॉज थे, इंट्रोड्यूस मेनी लॉज सच एज द प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी को कैसे प्रोटेक्ट करना, ये नहीं कि आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, कल आपको पता चल रहा है आपसे कोई भी उसको छीन रहा है। ओके, तो ऐसा नहीं हो सकता, तो उसने प्रोटेक्शन दिया प्राइवेट प्रॉपर्टी को। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, ठीक है, पहले फ्रांस में यूनिफॉर्म सिस्टम नहीं था वेट का और मेजरमेंट का, तो इसने थोड़ा उसको एस्टैब्लिश किया। ठीक है, यूनिफॉर्म एक बराबरी लेकर आया। प्रोवाइडेड डेसिमल सिस्टम, ठीक है, डेसिमल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। तो कहीं ना कहीं इसने बहुत सारे अच्छे काम भी किए। ओके, तो पीपल सॉ हिम एज अ लिबरेटर, तो जहां जहां ये जाने लगा ना लोग इसको लिबरेटर की तरह देखने लगे। लिबरेटर का मतलब होता है कि लोगों को लगने लगा कि हाँ नेपोलियन बोनेपार्ट हमारे यहाँ आ रहा है
तो वो हमारी कंट्री हमें भी आज़ादी दिलवाने के लिए आ रहा है। ओके, हमारे देश में से भी क्या जाएगी, मोनार्की जाएगी और हमें भी आज़ादी मिलेगी। लेकिन बट सून एज आर्मी केम टू बी व्यूड एज एन इन्वेडिंग फोर्स, लेकिन बहुत जल्दी लोगों की आंखों पर से पर्दा उठ गया और लोगों को पता लगने लगा कि जहां जहां इसकी आर्मी जाने लगी तो उनको पता लगने लगा कि नहीं, ये तो हमारे ऊपर क्या करने आ रहे हैं, कब्जा करने के लिए आ रहे हैं। ओके, तो फाइनली इसकी भी हार हुई, डिफीटेड एट द वाटरलू इन 1815। ठीक है, तो ये भी हार जाता है। ओके, अब इसके आगे क्या होता है वो आप क्लास 10th में पढ़ोगे। ओके, लेकिन अभी इस चैप्टर में और थोड़े से टॉपिक है जो आपको ध्यान रखने हैं, वो क्या है, द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। ठीक है, स्लेवरी भी प्रिवेलेंट थी। अब स्लेवरी मतलब क्या होती है, गुलामी। ओके, तो किसको गुलाम बनाया जाएगा, लोगों को गुलाम बनाया जाएगा। कौन से लोगों को गुलाम बनाया जा रहा है यहाँ पे, तो वही हम देखेंगे। तो ओल्ड रिजाइन मैंने आपको चैप्टर की बिल्कुल बिगिनिंग में बताया था। अब कौन सा टाइम पीरियड, 1789 से पहले का टाइम पीरियड, जब फ्रांस में रेवोल्यूशन आया था 1789 में, उससे पहले के टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं, ओल्ड रिजाइन बोलते हैं, जब फ्यूडल सिस्टम एग्जिस्ट किया करता था। तो उस समय में स्लेवरी जो थी वो एग्जिस्ट किया करती थी। ओके, फिर नेशनल असेंबली आई। नेशनल असेंबली में डिबेट्स चलते रहे बट नॉट एबॉलिश्ड। ठीक है, लेकिन स्लेवरी को अबॉलिश नहीं किया गया, डिबेट्स हालांकि चलते गए। ओके, उसके बाद जैकोबिन रिजाइम आया, जिसको रिपब्लिक या कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं। तो जब जैकोबिन मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर आया रूल में, तो अब स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया गया। ओके, लेकिन जब नेपोलियन आया तो नेपोलियन ने स्लेवरी को फिर दोबारा से री इंट्रोड्यूस कर दिया। ओके, एंड फाइनली स्लेवरी जाकर एबॉलिश हुई कौन से ईयर में, 1848 में। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। ओके, एग्जाम में आ सकता है। अब स्लेवरी में था क्या, तो फ्रेंच कॉलोनीज जो थी इन द कैरेबियन आइलैंड्स। ठीक है, अब कैरेबियन आइलैंड्स, ये कुछ आइलैंड्स के नाम लिखे हैं, याद हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो कैरेबियन आइलैंड्स आप लिख देना। ओके, तो फ्रेंच ने अपनी कॉलोनीज बनाई हुई थी कैरेबियन आइलैंड्स में, और उन आइलैंड्स में क्या पाया जाता था, किसके लिए रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे, टोबैको, शुगर, कॉफी, इंडिगो। ओके, अब जो फ्रेंच पीपल हैं उनको क्या चाहिए थे, वर्कर्स चाहिए थे इन प्लांटेशन पे जाकर काम करने के लिए, जहां उन्होंने अपनी कॉलोनीज को सेटअप किया है। ओके, बट ये यूरोपियंस डिड नॉट वांट टू वर्क इन डिस्टेंट एंड अननोन लैंड्स, लेकिन वो खुद तो मालिक जाएगा नहीं ना, वो तो वहां जाकर काम करना नहीं चाहते थे जहां उन्होंने अपनी कॉलोनीज को सेटअप किया है। तो अब यहाँ पर इससे क्या हुआ, एक 3-वे स्लेव ट्रेड स्टार्ट हुआ बिटवीन यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, जिसको क्या बोलने लगे, ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। ओके, अब यहाँ मैं फोटो भी लगा दूंगी, जैसा कि आप देख सकते हो कि यूरोप जो है, यूरोप क्या करता है, यूरोप, फ्रांस यूरोप में ही है, राइट। तो यूरोप क्या करता है, मैन्युफैक्चर करता है गुड्स को, लेकिन अब गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए उसको क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, यहाँ आपको नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका नजर आ रहा है, यहाँ पर कैरेबियन आइलैंड्स हैं, तो यहाँ से सप्लाई आएगी। यहाँ उन्होंने अपनी कॉलोनी सेटअप कर रखी है। ओके, लेकिन वो खुद यहाँ पर जाकर काम तो करेंगे नहीं। तो अब यूरोप के लोग क्या करते थे, अफ्रीका में जाते थे, अफ्रीका से जो नीग्रोस थे, ठीक है, उनको खरीदते थे। ओके, बकायदा खरीदते थे और उनको यहाँ पर भेजा जाता था, कहाँ पर, इन आइलैंड्स में। ओके, उनसे बंधुआ मजदूरी करवाई जाती थी। ओके, एंड वो लोग काम करते थे जहां से फिर वो जो मटेरियल था, रॉ मटेरियल, वो सप्लाई होता था यूरोप में, और वहां फिर गुड्स को मैन्युफैक्चर किया जाता था। तो इसी ट्रायंगल को, क्योंकि देखो एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, इसी ट्रायंगल को क्या बोला जाता है, ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। ओके, क्लियर, तो इतना आपको याद रख लेना है। और कुछ टॉपिक्स हैं आपकी बुक में, वो है वुमेन इन रेवोल्यूशन। अब विमेन का क्या रोल रहा रेवोल्यूशन में, विमेन बिल्कुल डिसअपॉइंटेड थी। क्यों, जो संविधान लिखा गया 1791 का, क्यों, क्योंकि उसमें वो एक पैसिव सिटीजन ही बनकर रह गई। क्योंकि हमने अभी तक देखा कि जो वोटिंग राइट दिए गए वो मेन को ही दिए गए, वुमेन की तो कहीं पर बात हुई ही नहीं। ओके, तो इन्होंने भी अपने लिए पॉलिटिकल राइट्स डिमांड किए कि हमें भी राइट टू वोट होना चाहिए। इन्होंने अपने खुद के पॉलिटिकल क्लब्स, न्यूज़पेपर्स वगैरह सेटअप किए। 60 क्लब्स जो थे उभर के सामने आए औरतों के, जिसमें से जो मोस्ट फेमस क्लब रहा वो कौन सा था, द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। ओके, अब कुछ लॉज भी पास किए जाने लगे क्योंकि वुमेन्स भी अपने लिए बहुत आवाजें उठा रही थी, राइट। तो उनकी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए कुछ लॉज पास किए गए। वो क्या थे, अब इनको कंपलसरी एजुकेशन दी जाए। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले जो नॉबल्स में जो रिच सेक्शन ऑफ पीपल था वही जा सकता था कॉन्वेंट स्कूल्स में, लेकिन अब यहाँ पर कंपलसरी एजुकेशन जो थी वो लॉ पास कर दिया गया। अब औरतें जो थी अपने विल के अकॉर्डिंगली मैरी कर सकती थी, मतलब कि अपनी इच्छा के अनुसार शादी कर सकती थी। मैरिज को रजिस्टर करवाने का हक मिल गया। ओके, डाइवोर्स को लीगल कर दिया गया। विमेन कैन डू जॉब्स, पहले वो जॉब्स नहीं कर सकती थी, उनको घर में ही रखा जाता था, लेकिन अब दे कैन डू नंबर ऑफ जॉब्स, राइट।
अब वो स्मॉल बिजनेस भी क्या कर सकती हैं, रन कर सकती हैं। लेकिन जब रेन ऑफ टेरर आया, ठीक है, रेन ऑफ टेरर मतलब मैक्सिमिलियन रॉबिस्पायर का टाइम पीरियड आया, तब उसने विमेन क्लब्स को क्लोज करवा दिया गया, ठीक है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग कंट्रोल रखता था, तो इसने विमेन क्लब को क्या करवा दिया, क्लोजर करवा दिया। मैनी विमेन वर अरेस्टेड, ठीक है, बहुत सारी जो पॉलिटिकल विमेन जो आगे उभर कर आ रही थी, औरतों के लिए, हकों के लिए आवाज उठा रही थी, तो उसको इसने अरेस्ट करवा दिया, ठीक है, और इवन की एग्जीक्यूट, बहुत फांसियां वगैरह भी दे दी उनको। फाइनली फ्रेंच विमेन, लेकिन विमेन का रेवोल्यूशन चलता रहा, और फाइनली जो फ्रेंच विमेन को वोटिंग राइट मिला, वो कौन से ईयर में मिला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1946 में। 1947 में तो हमें आजादी मिल गई थी, तो 1946 में औरतों को जो था वो वोटिंग राइट मिला। ओके, जबकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं था, हमारे यहाँ वोटिंग राइट स्टार्टिंग से ही सबको दिए गए, लेकिन यहाँ पर देखिए कितनी लेट, 1946 में फ्रांस में औरतों को क्या मिल रहा है, वोटिंग राइट मिल रहा है। ओके, तो एक आपकी बुक में एक टेबल है, उस टेबल में एक औरत का, एक विमेन रेवोल्यूशनरी का नाम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको वो याद रख लेना है, ओलम्पे डी गॉक्स। ओके, अब ये कौन है, ये एक विमेन रेवोल्यूशनरी हैं। ओके, इन्होंने प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन एंड द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन। ओके, तो ये फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन इसी से लिखा गया था, कॉन्स्टिट्यूशन, डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन। तो इसने प्रोटेस्ट किया और बोला कि डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मेन क्यों है यहाँ पे, वुमेन क्यों नहीं है। ओके, तो इसने लिखा, रोट अ डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन, उन्होंने बोला वुमेन एंड सिटीजन होना चाहिए। ओके, एंड फिर लेटर ऑन 1793 में जब जैकोबियन क्लब गवर्नमेंट आई, ओके, तो जो उन्होंने फोर्सफुली जो क्लोजर करवाया विमेन क्लब्स का, तो इन्होंने उसके खिलाफ भी क्या किया, आवाज उठाई, जिसके तहत इनको वही कोर्ट में भेजा गया, कन्विक्ट ठहरा दिया गया, ठीक है, इनको कन्विक्ट ठहरा दिया गया और इनको एग्जीक्यूट कर दिया गया। ओके, तो इसी के साथ आपका चैप्टर जो है वो एंड होता है। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, चिंतन, बाय बाय।